हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का जो मैथ्स का सैंपल पेपर लॉन्च किया गया था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने जो है पार्ट 1 वाली वीडियो में सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर बच्चे सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वो है, following is the distribution of the long jump competition in which 250 student participated. Find the median distance jump by the student. Interpret the median. मुझे यहां पर क्या करना है बच्चे, मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले बात, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है वो मुझे पता होना चाहिए। क्या जरूरी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर बच्चे, यहां पर क्लास इंटरवल दिया गया है एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल क्या दिया गया है? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड और क्या दिया है बच्चे? फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर एफ लिखा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 40, 80, 62, 38 एंड ऑल्सो क्या है? 30 है। अब क्या फाइंड करना है सर? अब हम लोग फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग सीएफ से डिनोट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं बच्चे। देखो फर्स्ट क्या है, देखो जो फर्स्ट यहां पर क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 40 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 40 होगी। पहले वाले के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40। उसके बाद अब देखो, अब दूसरी क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं। तो 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चे? 120। सिमिलरली थर्ड की फाइंड करने के लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे बाय एडिंग इट, ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर देखो 6 प्लस 2 8 हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर आया 182। अब क्या करना है? अब 38 को ऐड करो। तो अगर मैंने 38 को इसमें ऐड किया 182 में, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी आया बच्चे 8 3 8 और 3 कितना हुआ? 11, 11 और 1 हुआ 12 और यहां पर आया 2, तो ये हुआ 220। अब मैंने क्या किया? इसमें 30 भी ऐड कर दिया। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 250। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 250। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आए? 250 आए। तो एन कितना हुआ यहां पर? देयरफॉर बच्चे एन कितना हुआ? एन हुआ 250। अब क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है एन अपॉन 2। एन अपॉन 2 कैसे फाइंड करते थे? 250 अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा 125। अब मुझे देखना है जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें 125 कौन से वाले कॉलम में आएगा? 40 में तो आएगा नहीं, 120 में भी नहीं आएगा, तो मतलब ये किस में आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है 182 वाले कॉलम में। सो देयरफॉर जो मेरा मीडियन क्लास होगा बच्चे, जो मेरा मीडियन क्लास होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा मीडियन क्लास होगा वो हो जाएगा 2 2 3। ये मेरा मीडियन क्लास है। क्यों ये मीडियन क्लास है? क्योंकि 125 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 182 और 125 इसी में आ रहा है, इसलिए मेरा जो मीडियन क्लास होगा वो होगा 2 to 3। अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां पर ध्यान देना, एक एक करके मैं डिनोट कर देता हूं कि यहां पर L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। L मींस, L होता है बच्चे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 2। दैट मींस L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। N बाई 2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना? 125। N बाई 2 हमने फाइंड किया है पहले से ही, कितना? 125। CF क्या है बच्चे? CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जो प्रीसीडिंग क्लास, जो हमारा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होता है CF। क्लियर है बेटा? CF क्या होता है? जो मेरा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी? CF होगी। वो कितना है? वो है 120। CF कितना है? 120। अब F फाइंड करो। F क्या है सर यहां पर? F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है F, कितना है? 62। F कितना है? 62, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और H क्या होता है बच्चे?
डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आया 1। अब सारी वैल्यूज मैंने लिखा है, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एल, दैट मीन्स 2 प्लस एन बाई 2 कितना 125 माइनस सी एफ कितना 120 अपॉन एफ, एफ कितना है 62 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 1। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब अगर मैंने आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 125 माइनस 120 दैट मीन्स 5 अपॉन व्हाट 62 इंटू 1, तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, वही रहेगा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं, बाद में जो वैल्यू आएगी उसको 2 में ऐड करेंगे, सो दैट वी विल गेट आवर आंसर। तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा बच्चे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है बाय 62, डेसिमल लगाया 50 हुआ। अब देखो डेसिमल लगाने के बाद भी ये जो 50 हुआ है ये छोटा है किससे, 62 से, तो यहाँ पे 0 लगाओ, ये हुआ 500। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या है 62, तो देखो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 नवाई 54, 6 अट्ठे 48, तो यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 टाइम्स अगर मैंने मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी आया बेटा, 7 6 42, 42 और 1 हो जाएगा बच्चे 43, है ना। तो बाई सबट्रैक्टिंग इट मुझे मिलेगा 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 आया, 9 में से 3 गया, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, 7 आ गया बच्चे, दैट मीन्स ये 8 टाइम्स ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 प्लस कितना आया था 0.08। सो आवर करेक्ट आंसर इज, दैट मीन्स ये वाले क्वेश्चन का जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 2.08, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। और हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे बच्चे, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो मैं प्रोसेस बताता हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे, कैसे करना है ध्यान देना। सबसे पहली बात, यहां पर दिया है रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर राउंडर से मेजर करके एक सर्कल बनाओ। लेट से मैंने ये क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया, और ये क्या है रेडियस है इसका। ठीक है, ये क्या है रेडियस है, कितने रेडियस कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या दिया है बेटे, यहाँ पर दिया गया है construct a pair of tangent to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। मतलब लेट से अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो हमेशा ध्यान देना है बच्चे, हमेशा आपको ध्यान देना है एंगल कितना है, एंगल कितना है इस टाइप के क्वेश्चन में, एंगल कितना है, टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री रहेगा तो आप उसको हमेशा क्या करोगे 120 से माइनस करो, वो सॉरी 180 से माइनस करोगे। और अगर मैंने 180 से 60 को माइनस किया तो मुझे कितना मिल रहा है 120। अब ये जो 120 आया है बेटे, ये 120 का एंगल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर का यूज करके सेंटर से मैंने क्या किया 120 का एंगल बनाया। लेट से मैंने 120 का एक एंगल बना लिया ये। ठीक है, ये 120 का एक एंगल मैंने बनाया, ये क्या है, ये है 120। अब आगे ध्यान देना, अब क्या करना है, अब देखो एक ये पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है और एक ये पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट से मैं क्या करूंगा 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर का यूज करके अगेन एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, लेट से ये मैंने ड्रॉ किया 90 डिग्री का एक एंगल यहां से। ठीक है, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये वाले पॉइंट से अगेन मैं 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करूंगा जो कुछ ऐसा पास होगा। ठीक है, ये मैंने एक ड्रॉ किया। तो अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। और मुझे पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है तो उसमें अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी टोटल एंगल कितना होता है बेटा 360, है ना। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, हमेशा 60 होगा अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इज वाई मैंने बोला था कि हम लोग इसको 180 से माइनस करके 180 से 60 को माइनस करके 120 का एंगल यहां पर बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जहां पर आता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया जहां पर एंगल 60 डिग्री है, तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में उसको 180 से माइनस करके ही करोगे। ठीक है, ये तरीका है इसको ड्रॉ करने का। प्रोटेक्टर की जगह पे हम लोग राउंडर से भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी आपको पता है कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the run score by batsman in a one day cricket match, find the mean number of runs। यहां पर भी मुझे क्या करना है, मीन फाइंड करना है। और मैं देखो मीन फाइंड करने के दो तरीके हैं, वैसे तो तरीके तीन हैं, लेकिन जो तीसरा वाला तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड, वो अभी सीबीएसई के टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग दो तरीके से मीन को फाइंड कर सकते हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो मैं एक मेथड यहां पर बताने वाला हूं और वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सॉरी अज्यूम मीन मेथड से मैं इसको करवाता हूं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आप लोग क्लास 9 में भी सीखे हो बच्चे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या क्या दिया गया है। रन स्कोर यहां पर दिया गया है, स्कोर्ड क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। अब उसके बाद यहां पर देखो बेटा, मीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्लास मार्क फाइंड करना। क्लास इंटरवल है मेरे पास, तुरंत हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, मिडिल वैल्यू, कोई भी क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू। कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला पे मैंने बताया था आपको, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करके 2 से उसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो 0 है, यहां पर क्या है 40 है। तो अगर मैंने 0 एंड 40 को ऐड किया, ये होगा 40 एंड 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो आएगा 20। डिफरेंस कितने का है देख लो। अगर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंस देख लो कितने का है। डिफरेंस है 40 का, तो 40 ही इसमें ऐड करते जाओ, आपका क्लास इंटरवल, आपका जो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्लास मार्क, वो निकलता जाएगा। तो अगर मैंने इसमें ही ऐड किया 40, ये हो जाएगा बेटा 60, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 140 एंड ये हो जाएगा 180। ये मैंने एक्स फाइंड कर लिया, दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग फाइंड करते हैं डी। डी क्या होता है सर, डी होता है एक्स माइनस ए। ए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ए जो है ये है अज्यूम मीन, है ना, मीन को हम लोग अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर लेट से जो मिडिल वैल्यू रहती है उसको हम लोग ही मीन अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 को ए अज्यूम किया, तो अगर 100 को मैंने ए अज्यूम किया, दैट मीन्स उसके सामने यहाँ पर आएगा 0 एंड डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस था बेटे कितने का, 40 का। तो ऊपर 40 के मल्टीपल में ही वैल्यू लिखो, 40 और यहाँ पर आया 80, बट ऊपर की वैल्यू में आप निगेटिव की साइन लगाओगे एंड नीचे आ जाएगा बच्चे यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी आ जाएगा 80। ये मैंने डी फाइंड कर लिया। अब एक कॉलम बनाओ एफ का। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है क्या, 12 दिया गया है बच्चे, 20 दिया गया है, यहाँ पर 35 दिया गया है, 30 दिया गया है एंड ऑल्सो यहाँ पर 23 है। ठीक है, ये एफ है। अब एक और कॉलम आप बनाओगे और वो कॉलम रहेगा एफ इंटू डी का, दैट मीन्स एफ डी का, है ना, बैंक वाली एफ डी नहीं है यहाँ पर, एफ इंटू डी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू जो हमने एज्यूम मीन वाला कॉलम बनाया था उसको हम लोग एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर क्या है -80 है और यहाँ पर क्या है 12 है, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 12 हो जाएगा 96, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 960। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, ये हुआ 800, यहाँ पर आएगा 0, 4 दिए 12, ये हुआ 1200 और यहाँ पर देखो 80 इंटू 23, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 इज दी कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18, दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है 1840। अब क्या करना है सर, अब आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ एंड ऑल्सो सिग्मा एफ डी। ठीक है, तो सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ डी फाइंड करने के लिए आप पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करो। लेट से देखो अभी यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ये देखो प्लस 1200 है, ये -800 है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है प्लस 400 की, है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है -960 एंड यहाँ पर क्या है 1840। चलो पूरा कैलकुलेशन ही बताता हूं मैं आपको, 1840 और यहाँ पर क्या है 960, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0, 14 में से 6 गया बच्चे, यहाँ पर आया 8 और यहाँ पे कितना बचा 7, 17 में से 9 गया 8, कितना आया 880। अब ये प्लस में है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो 880 को मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 0 8 8 4 12, दैट मीन्स कितना आ रहा है एफडी आ रहा है 1280। ठीक है, सिग्मा एफडी हमने फाइंड कर लिया। सिग्मा एफ अब हम लोग फाइंड करेंगे। सिग्मा एफ दिया है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं। सिग्मा एफ यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो सिग्मा एफ हम लोग फाइंड करेंगे बाय एडिंग इट। तो ये हो जाएगा देखो बच्चे 5 3 8 और 2 10,
एक कैरी आया तो ये हुआ 3 3 6 3 9 3 12, कितना आया 120। ये सिग्मा एफ हमने फाइंड कर लिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन वाले मेथड में ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना बेटा। ए क्या है हमारे पास, ये है 100, लिखो यहां पर, प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना है 1280 अपॉन कितना है सिग्मा एफ 120 है। 0 से 0 यहां पे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 128 को मुझे 12 से डिवाइड करना है। यहां पर देखो डिवीजन, 128 मैंने यहां पर लिखा और यहां पर लिखा 12, 12 1 जा 12, चलो खत्म हुआ पूरा, 8 आया विच इज लेस देन 12। तो यहां पर मैंने क्या किया 0 लगाया। अब 0 लगाने के बाद कोई वैल्यू बची नहीं है तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगा के 0 लेके आओ, ये हुआ 18, 12 पंचे 60, 12 छक 72, तो 12 छक कितना हो जाएगा बच्चे 72 हो जाएगा, अगेन आएगा 8, 0 लगाया 12 छक 72, मतलब कितना आ रहा है 10.66 आ रहा है। तो अगर मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 100 प्लस इसके प्लेस पे डिवाइड करके मुझे कितना मिला है 10.66, है ना बेटा। तो बाई एडिंग इट ये हो जाएगा कितना 110.67 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये 6 कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, जो हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे, वो अज्यूम मीन तरीका मैंने बताया है, अज्यूम मीन मेथड बताया है, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर आंसर मिला है बेटा 110.67। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, और उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर जो है इंटरनल चॉइस भी दिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन समझ के पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है वो है 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, लेट से ये वाली हाइट, ये वाले पोल्स की हाइट बड़ी है और इसकी थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये है 20 मीटर, ये कितना है, ये है 20 मीटर। और क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ फर्स्ट पोल का जो है फुट ऑफ सेकंड पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द सेकंड पोल का फुट ऑफ द फर्स्ट पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा वो है 30 डिग्री। और क्या दिया यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द 2 पोल। 2 पोल्स की बीच की जो हाइट है वो मुझे फाइंड करनी है, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। लेट से अगर इसकी हाइट x है बेटा और इसकी हाइट y है, तो डिफरेंस ऑफ देयर हाइट दैट मीन्स मुझे यहां पर x माइनस वाई फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया, बेटा। मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। क्या बोला था फाइंड करने के लिए, बोला था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द 2 पोल। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द 2 पोल, इसकी हाइट अगर मैंने x एज्यूम की और इसकी हाइट अगर मैंने y एज्यूम की, तो मुझे क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। तो अब हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं ए बी दी फर्स्ट पोल एंड सी डी यहां पर क्या है बच्चे, सेकेंड पोल। ठीक है, लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 पोल्स। ठीक है, यहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब यहां पर ध्यान देना, अब ये 20 मीटर की हेल्प से हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करेंगे एंड ये 20 मीटर की हेल्प से मैं ए बी की भी लेंथ फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना। ले लो ट्राइंगल एबीडी, देखो इन ट्राइंगल एबीडी देखो, सबसे पहली बात, अगर मैंने ट्राइंगल एबीडी लिया है तो कौन कौन सा एंगल है मेरे पास, ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल है। ठीक है, एंड ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये 60 डिग्री है। दैट मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो मुझे फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, और है मेरे पास क्या, बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस अगर रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं, tan लेते हैं। वेरी गुड, तो यहां पर मैं अप्लाई करूंगा tan, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन वॉट, AP अपॉन BD। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चे
tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD है हमारे पास कितना 20। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा बच्चों AB इज इक्वल टू 20 √3 एंड साथ में क्या है मीटर, AB हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब ट्रायंगल ले लो CDB। तो अगर मैंने यहां पर ट्रायंगल लिया, सपोज मैंने अज्यूम किया इन ट्रायंगल CBD, एंगल मुझे पता है CDB कितना है, CDB है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर 30 है तो यहां पर अप्लाई करो tan 30, तो ये हो जाएगा बच्चे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स CD अपॉन बेस दैट मीन्स BD। CD कितना है हमारे पास, CD को हमको फाइंड करना है, BD है हमारे पास 20 एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन 20। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मुझे यहाँ पर जो CD मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है कितना 20 अपॉन √3 है ना, 20 अपॉन √3 मिल रहा है, ये मिल गया मुझे CD क्या है मीटर है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, हाइट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे फाइंड करना है AB माइनस CD एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 20 √3 माइनस 20 अपॉन √3। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाई डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 20 इंटू 3 माइनस 20 अपॉन क्या अपॉन आया √3, ठीक है। 20 √3 इंटू √3 20 इंटू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 इंटू 3 बच्चे कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 20 मतलब कितना, ये हुआ 40, 40 अपॉन व्हाट √3। अब देखो 40 अपॉन √3 आ गया है ना, √3 की वैल्यू दी गई है क्या यहाँ पर, हाँ वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू को पहले हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो अगर मैं रेशनलाइज करूंगा ये हो जाएगा √3 ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे से भी मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे वैल्यू मिल क्या रही है यहाँ पर देखो, मुझे वैल्यू मिल रही है 40 √3 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे पास √3 की वैल्यू है कितनी है 1.73, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चे 40 इंटू 1.73 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अगर मैंने किया तो मुझे आंसर मिल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा देखो 4 3 12, कितना आया 12 और 7 चौक 28, 28 से 29 हुआ, कितना आया कह रही 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर 0 था एंड यहाँ पर डेसिमल था, पहले मैंने 0 लगाया उसके बाद डेसिमल लगाओ, तो ये कितना आ रहा है 69.2 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करो, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो पूरा डिवीजन ही मैं अच्छे से आपको समझाता हूं क्योंकि डेसिमल है यहाँ पर। तो अगर मैंने 69.2 यहाँ पर लिखा और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 2 6 कैंसिल हुआ, 9 लेके आओ, 3 3 9 हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, डेसिमल था डेसिमल लगाओ 2 लेके आओ। अब यहाँ पर 2 देखो, अब यहाँ पर 2 क्या है छोटा है ना, 2 यहाँ पर क्या है बच्चे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा 0 लगाऊंगा एंड एक 0 लेके आऊंगा। अब कितना हुआ 3 6 18, कितना आया 2 आया। अब देखो अगेन 0 लगाओ, 3 6 18 मतलब 23.066 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 23.066 एंड मीटर में रहेगा, और यही मेरा फाइनल आंसर है, डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स। क्लियर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक और जो है यहाँ पर इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो सेकंड वाला दिया गया है इसमें क्या क्या है। तो यहां पर दिया गया है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग यहां पर मुझे फाइंड करना है। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना कैसे करेंगे। देखो अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है, हाइट नहीं दिया गया है, 50 मीटर अवे ये डिस्टेंस दिया गया है। यहां पर क्या है, एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये लड़का खड़ा है और इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है 1.7 मीटर एंड ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 50 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट अस अज्यूम ये क्या है, उसकी आंखें हैं बच्चे, तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
बिल्डिंग की मुझे हाइट यहाँ पर फाइंड करनी है। ध्यान दो कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये 1.7 मीटर है तो ये भी 1.7 मीटर होगा। अगर ये 50 मीटर है तो ये भी होगा 50 मीटर। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर कैसे किया आपने। देखो ए बी सी डी ई। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर लेट से मैंने यहां पे अज्यूम किया लेट ए सी बी दी बिल्डिंग एंड डी बी द बॉय। तो यहां पर देखो बच्चे, अब यहां पर अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। हमेशा अगर कोई भी जैसे कोई भी मैंने वॉल बनाई, कोई भी दीवार बनाई तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड रेक्टेंगल के लिए निशानी क्या होती है, सारे एंगल्स अगर उसके 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा और इसके चारों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, है ना। और अगर ये रेक्टेंगल हुआ बच्चे तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 1.7 मीटर है तो ये भी 1.7 मीटर होगा, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 50 मीटर की हेल्प से मैं क्या कर लूंगा, ए बी की लेंथ फाइंड कर लूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, है ना बेटा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी पहले मैं दिखा देता हूं, सिंस क्वाड्रिलेटरल BCDE इज अ रेक्टेंगल, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1.7 मीटर एंड CD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, अब ले लो ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE देखो अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल ABE, सिंस एंगल ABE इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट, देखो अगर ये 60 डिग्री है दैट मीन्स मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। मेरे पास है क्या, बेस है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है हमारे पास, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, तब मैं यूज करूंगा tan की प्रॉपर्टी। तो tan क्या कहता है, tan कहता है कि जो tan 60 होता है वो होता है AB अपॉन क्या, AB अपॉन B, है ना। tan 60 होता क्या है, √3। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू AB मुझे फाइंड करना है, B है हमारे पास कितना, 50। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर वी विल गेट 50 √3 एंड यूनिट क्या है, मीटर है। तो AB हमने फाइंड कर लिया और मुझे यहाँ पर निकालना क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी थी। तो बिल्डिंग क्या है बेटा, AC है। तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा AB प्लस BC, है ना। कैसे, क्योंकि ABC क्या है, कोलिनियर है। यहाँ पर मैंने दिखा दिया, AB हमने निकाला है 50 √3 यहाँ पर रखा मैंने, प्लस BC हमारे पास कितना है 1.7। सो बाई एडिंग इट, देखो बाई एडिंग इट √3 की वैल्यू है क्या यहाँ पर दी हुई, √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, पहले सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.73 प्लस 1.7, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो 5 यही 15, 7 पचे 35 और 1 हुआ 36, 3 हासिल, 5 कम 5 और 3 कितना हुआ 8, 0 यहाँ पर लगाया, डेसिमल लगाया, 86.5 हुआ प्लस 1.7 आया। अब ऐड करो, 7 और 5 हुआ 12, 1 हासिल आया, 6 1 7 और 1 हुआ 8 और यहाँ पर क्या है 8 है। दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज, दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 88.2 मीटर। दैट इज आवर फाइनल आंसर एंड हमने कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन बी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेक्शन सी में क्या क्या दिया गया है और किस टाइप के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो ध्यान देना बच्चे, अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है सेक्शन सी का तो आपके 4 मार्क्स के लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ स्पेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट इज melted and recast into the solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder and also find the total surface area of a cylinder. अगर बच्चे आपने मेरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा
कि अगर मैंने कोई एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया है तो पहले वाले सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो दूसरे वाले सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होता है। पता है ना? चलिए ठीक है, अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो देख लेना। अब उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ ए स्पेरिकल सेल इज गिवन। ठीक है बेटा, एक स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है, लेट अस अज्यूम ये क्या है कि स्पेरिकल सेल है, ये क्या है कि स्पेरिकल सेल है। ठीक है, ये क्या है कि स्पेरिकल सेल है। तो स्पेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा उसका यूज करके क्या बनाया गया है, स्पेरिकल सेल का यूज करके क्या बनाया गया है बेटा, एक सिलेंडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सिलेंडर बनाया गया है, ध्यान देना। ठीक है, एक सिलेंडर बनाया गया है। क्या क्या दिया गया है यहां पर, ध्यान देना। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ ए स्पेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस जो है इसका वो है 3 सेंटीमीटर एंड जो बच्चे एक्सटर्नल रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया है सिलेंडर का विच इज 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करना है एंड ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ध्यान देना, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल होता क्या है। तो ध्यान देना बच्चे, पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल फाइंड करते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम होता क्या है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बट ये क्या है, स्पेरिकल सेल है, ये क्या है, स्पेरिकल सेल है। तो मुझे सिर्फ ये वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे बच्चे कि जो बड़ा वाला स्पेयर है उसके वॉल्यूम में से मैं छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल मिलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल होगा 4/3 पाई इन अ ब्रैकेट। देखो फॉर्मूला भी पूरा अच्छे से बनाता हूं। अब बड़े वाले का लेट अस अज्यूम कि जो बड़ा वाला स्पेयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो बड़े वाले का जो है, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस। अब छोटे वाले स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेट अस अज्यूम कि छोटा वाला जो स्पेयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हुआ। दैट मीन्स एक फॉर्मूला यहां पे बन रहा है, अगर मैंने 4/3 पाई को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये समझ में आया बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में आप 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लिखोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये अभी मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इससे मेल्ट करके वो बनाया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान देना, अभी हमने वॉल्यूम ऑफ सेल क्या फाइंड किया था, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट यहां पर मैंने आर लिखा है तो यहां पर मैंने R1 लिखूंगा, आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो जो वैल्यू है सब सब्स्टिट्यूट करो, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये हुआ 4/3 इन अ ब्रैकेट, बड़ा वाला रेडियस कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब होगा 125 माइनस छोटा वाला रेडियस कितना है 3 का क्यूब होता है 27, ये मैंने किया। दैट इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा बच्चे, अगर डायमीटर 14 है तो R1 होगा 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू कितना है H आया, है ना बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू, सब्ट्रैक्ट करो अभी इसको, 15 माइनस 7 कितना है 8, यहाँ पर क्या बचा 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू व्हाट 49 इंटू H। 49 2 जा होता है 92 और ये हो जाएगा बच्चे 4 इंटू 2 8/3 इज इक्वल टू H। दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। ये आ गया, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने फाइंड कर लिया। अब और इसमें मुझे क्या फाइंड करना था, अब इसमें और मुझे फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करते हैं। आर भी है हमारे पास, एच भी है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, सिंस TSA ऑफ सिलेंडर
क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इन अ ब्रैकेट एच प्लस आर। जो जो वैल्यूज है सब सब्स्टिट्यूट करो। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई क्या होता है 22/7, आर है हमारे पास कितना बेटा 7, एच हमारे पास है 8/3 एंड आर है हमारे पास 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो 7 7 कैंसिल हुआ, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 अपॉन में 3। सो ये हो जाएगा बच्चे 44 इंटू देखो 21 प्लस 8 दैट मीन्स क्या 29 अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये है 29 और ये है 44, मल्टीप्लाई करो 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल आया बच्चे, 4 दूनी 8 और 3 कितना हुआ 11, और 9 चौक 36 के यहाँ पे 6, 3 हासिल 4 दूनी 8 3 11, दैट मीन्स ये हुआ 6 7 2 1, कितना है 1276। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 1276 अपॉन 3, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ रहा है बच्चे 1276 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने कंप्लीट किया कौन सा क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो पहले समझते हैं कि पहले वाले सब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है लेट अस अज्यूम ये क्या है एक सर्कल है विथ सेंटर O। अब क्या बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक दूसरा टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, लेट अस अज्यूम ये एंगल इन्होंने सेंटर पे जो है सबटेंड किया, एंड ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोला है। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर मुझे शो करना है, अगर मैंने इसको ए बी एंड सी एज्यूम किया है तो मुझे यहां पर शो करना है एंगल ए ओ बी इज प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे यहां पर क्या करना है, शो करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव दैट, सबसे पहले वही लिख देते हैं, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे पता है टेंजेंट, मुझे पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, मुझे पता है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, क्या क्या पता है मुझे पता है सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट perpendicular to tangent, so therefore here we can say that what, here we can say that OA is perpendicular to AC, and beta here we can say that OB is perpendicular to BC. That means here we can say that angle OAC is equal to angle OBC is equal to what 90 डिग्री। इतना बात समझ में आया, मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया बेटा, ये वाला भी एंगल 90 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड्रिलेटरल ले लूंगा, कौन सा, OACB। तो यहां पर देखो, इन क्वाड्रिलेटरल OACB, since as we know that according to angle sum property, sum of all the angles of a quadrilateral is always equal to कितना 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटे, ध्यान देना, चारों एंगल ले लो अभी इसमें से। तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एंगल OAC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल क्या हो जाएगा बच्चे AOB
प्लस एंगल हो जाएगा क्या, ए सी बी इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री। चारों एंगल मैंने लिखा यहाँ पे। एंगल सम, रीजन भी लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये दोनों एंगल मुझे पता है कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 360, है ना बेटा। तो यहां पर 180 है, उस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 मीन्स व्हाट, 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। आया समझ में, प्रूफ समझ में आया, प्रूफ समझ में आया बेटा। दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं एंड रेडियस से जो टेंजेंट बनते हैं, ओरिजिन दैट मीन्स सेंटर एंड टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स कितना होता है, 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब इसका जो दूसरा वाला सब क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये वाला मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, उसके बाद देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ध्यान देना बेटा, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद समझते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, सर्कल है विथ सेंटर ओ एंड व्हाट इज गिवन हियर, दो टेंजेंट है। एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, और क्या दिया है यहां पर, ये हुआ रेडियस एंड ऑल्सो ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। और क्या दिया है, ये लाइन ड्रॉन है, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। नेमिंग करो सबका, टी पी क्यू एंड ये क्या है, ओ है। क्या दिया है यहां पर, टू टेंजेंट। चलो पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, क्या प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रूव दैट व्हाट, क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ध्यान देना, एंगल पी टी क्यू दैट मीन्स ये वाले एंगल की बात हो रही है बेटा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू दैट मीन्स ये वाला एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाले एंगल का दुगना ये वाला एंगल मुझे यहां पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना आप, कैसे करें। देखो पहले तो देखो पीटी क्यू क्या है, ये पीटी क्यू है, तो अगर मैंने पीटी क्यू को थीटा ले लिया, अगर मैंने पीटी क्यू को अगर मैंने थीटा ले लिया बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान देना भी, ध्यान देना। देखो, लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, एंड एज वी नो दैट सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस टीपी इज इक्वल टू व्हाट, टी क्यू, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या फिर आप रीजन में लिख सकते हो बच्चे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना बेटा। तो यहां पर लिख दो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल फाइंड किए तो मुझे क्या मिलेगा। देखो अब यहां पर ले लो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल अगर सपोज मैंने ले लिया टी पी क्यू, देखो मैं यहां पे बोल सकता हूं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो यहां पर देखो पी टी क्यू को हमने क्या लिया है, थीटा लिया है, प्लस ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ऊपर मैंने दिखाया, तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू,
टू टाइम्स एंगल क्या लिख रहा हूं मैं बेटा वहां पे TPQ लिख रहा हूं, ठीक है। TPQ इज इक्वल टू व्हाट 180। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये एंगल क्या मिल रहा है मुझे TPQ, टू टाइम्स एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस क्या थीटा, है ना बेटा, ठीक है। तो यहां पर मुझे एंगल TPQ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे मिला है एंगल TPQ। देखो एंगल TPQ मतलब ये वाला एंगल मुझे मिल गया है कितना, इतना। मुझे चाहिए क्या, ये वाला एंगल चाहिए, और मुझे क्या पता है बेटा, इतना हो गया ना, इतना समझ में आया ना। ये वाला थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर रहा हूं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेडियस ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। आप बोलोगे यस सर, क्योंकि रेडियस अगर टेंजेंट में मैं ड्रॉ करता हूं तो हमेशा होता है परपेंडिकुलर। मतलब ये टोटल पूरा वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ये टोटल पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री का। ये वाला एंगल है मेरे पास, क्या था, इरेज कर दिया मैंने, 90 माइनस थीटा बाई 2 था। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल मतलब ये बड़े वाले एंगल से अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर लिखूंगा मैं सिंस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो देयरफॉर यहां पर मैं लिखूंगा एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट व्हाट, हियर वी कैन से दैट OPQ। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल OPQ इज इक्वल टू, देखो बेटा एंगल TPO माइनस एंगल क्या, एंगल TPQ। ये समझ में आया। OPQ को अगर मुझे फाइंड करना है तो ये वाला एंगल से ये वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या किया, TPO से TPQ को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये वाला एंगल मिला, वही मैंने यहां पर लिखा है। और TPO है कितना, TPO है 90 माइनस TPO ये क्या है TPQ है। TPQ हमको कितना मिला था, यहां पर मिला था क्या 90 माइनस थीटा बाई 2। यहां पर मैं लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा बाई 2, ओपन करो ब्रैकेट। सो बाई ओपनिंग ब्रैकेट ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस बाहर की साइन अंदर की साइन बदल जाएगी। 90 से 90 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स कितना आया, एंगल OPQ कितना मिला मुझे, एंगल OPQ मुझे मिला कितना थीटा बाई 2, है ना। एंड थीटा है क्या, थीटा हमने अज्यूम किया था किसको, PTQ को। लिखो यहां पर दैट मीन्स एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल OPQ। 2 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ एंड हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया बेटा, आया समझ में आया। थीटा लेके हमने क्या किया, प्रूव किया। थीटा नहीं लेते तभी भी प्रूव हो जाता, लेकिन थीटा लेने से थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया लिखने में, रिप्रेजेंटेशन आसान हो गया कि पूरा एंगल ना लिखना पड़ रहा है, सिर्फ थीटा लिखने से ही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। अब दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए समझते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 13 में देखो क्वेश्चन नंबर, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें जो फर्स्ट पैरा रहता है वो डेफिनेशन रहता है, तो वो नहीं पढ़ोगे तभी भी काम हो जाएगा। हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्रीएंगुलेशन फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ नेविगेशन। ये सब नहीं पढ़ोगे, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हमको आंसर मिलेगा। देखो क्या दिया गया है, अ गार्ड स्टेशन एट अ टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। तो एक गार्ड स्टेशन है बेटा, और वो कहां पर है, टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। ये 240 मीटर का एक टावर है, और यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं गार्ड स्टेशन है, ठीक है। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट। लेट अस अज्यूम यहां पर एक क्या है, बोट है, एंड ये क्या कर रहा है, टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अ क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल और स्लोप। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30. Angle of depression यहाँ पे फाइंड किया गया है बच्चे। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे को देखना, ये हमको पता है। तो ये क्या था, बोट था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिल रहा है यहाँ पर, कितना है बेटा, ये है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। क्या फाइंड करना है सर, क्वेश्चन 1 देखो,
मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। डिस्टेंस ऑफ द बोट, ये क्या है, बोट है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलो। सो बाई नेमिंग ए बी सी एंड इसको मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं डी। ठीक है, देखो अब क्या है बेटा, पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं टावर ए बी, लेट ए बी बी दी टावर, ये मैंने लिख दिया। और क्या लिखना है, एंड सी बी दी बोट, सी बी दी पोजिशन ऑफ बोट। ठीक है, ये क्या है, बोट है। अब देखो, एंड सिंस एंगल डी ए सी इज गिवन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन कितना, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, सो देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या, ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड रीजन में आप लिखो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो बेटा, अब ये 30 डिग्री है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। फाइंड क्या करना है, बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस फाइंड करना है, क्या यूज करेंगे, tan की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो यहां पर मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो अगर मैंने यहाँ पे tan की प्रॉपर्टी यूज की तो ये हो जाएगा बच्चे क्या, ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड बेस क्या है, बी सी है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास कितना, 240, एंड बी सी मैंने यहां पर लिखा। सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा बेटा, बी सी इज इक्वल टू 240√3, यूनिट क्या है, मीटर। ये मैंने बी सी फाइंड कर लिया। और फर्स्ट सब क्वेश्चन में यही मुझे फाइंड भी करना था। क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर इज 240√3। कंप्लीट हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन में देखो अब क्या दिया है। सेकंड सब क्वेश्चन में दिया गया है, आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर and its distance from tower is reduced by 240√3 - 1। देखो ये बोट, हमको पता है ये बोट टूवर्ड्स द टावर, टावर के डायरेक्शन में जा रही थी। तो आफ्टर 10 मिनट लेट अस अज्यूम ये बोट यहां पर पहुंच गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने फाइंड किया कितना, 240√3। तो अगर मैंने यहां पे अज्यूम किया बेटा कि अभी बोट 10 मिनट के बाद यहां पर पहुंची है, तो इसका डिस्टेंस कम हो गया है। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, कम। इसका डिस्टेंस यहां पर लिखा गया है, द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय। इसका डिस्टेंस फ्रॉम टावर कितना हो गया, कम हो गया है। कितना हो गया है, 240√3 - 1। 240√3 - 1 क्या हो गया है, कम हो गया इसका डिस्टेंस। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्या है, डी है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला पार्ट इरेज करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बीसी मुझे मिला है, इट्स डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय, दैट मीन्स सीडी की लेंथ, सीडी की जो डिस्टेंस है वो दी गई है। सीडी कितना दिया गया है बेटे, सीडी दिया गया है 240√3 - 1। एंड हमने यहां पर बीसी अभी फाइंड किया कितना, बीसी हमने फाइंड किया है कितना, 240√3। क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है, ये है सी और ये है डी। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। ये वाले एंगल से ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सीडी की लेंथ हमारे पास है क्योंकि डिस्टेंस रिड्यूस हो गई, इतना हो गया है। बीसी भी है हमारे पास, तो पहले हम लोग बीडी निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने बीडी निकाल लिया तो हम लोग साइड एंड साइड की प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। और ये वाले एंगल को मैं अज्यूम कर रहा हूं थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले बीडी फाइंड करो। बीडी क्या होगा बेटे, कैन आई से दैट जो बीडी होगा वो बीसी माइनस सीडी होगा। यस, तो ये हो जाएगा बीसी माइनस सीडी। और बीसी है हमारे पास कितना, 240√3 माइनस सीडी है हमारे पास कितना, 240 इन अ ब्रैकेट क्या, √3 - 1। ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा बेटा 240√3 माइनस 240√3
एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या आएगा 240 आएगा, तो ये कैंसिल हुआ। दैट मीन्स बीडी की लेंथ कितनी आ रही है 240 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है 240 मीटर आ रही है। बीडी की लेंथ मुझे मिल गई कितनी 240 मीटर। अब क्या फाइंड करना है मुझे, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ट्रायंगल ले लो कौन सा एबीडी। देखो इन ट्रायंगल एबीडी क्या, सिंस एंगल एबीडी है हमारे पास कितना 90 डिग्री, तो tan थीटा की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करते हैं। tan थीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स बी डी। ए बी कितना है 240 एंड बी डी भी है हमारे पास 240, कैंसिल हुआ कितना आया 1 आया, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन टर्म्स ऑफ tan 1 की वैल्यू 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आया 45, दैट मीन्स tan से tan कैंसिल हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिफरेंशन कितना हो जाएगा बच्चे 45 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 12, पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलिए एक और सब क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी अभी एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो देखो नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन दी पुशअप चैलेंज। नितेश क्या करना चाहता है, पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप इन 1 आवर। 1 आवर में वो 3000 पुशअप्स लगा रहा है ना। और यहां पर दिया गया है बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। जब स्टार्टिंग में उसने प्रैक्टिस उसने स्टार्ट की, तब वो स्टार्टिंग में 3000 पुशअप्स लगा रहा था, बट उसको टारगेट अचीव करना है 3900 पुशअप्स का इन 1 आवर। तो यहां पर दिया गया है फॉर विच ही पार्टिसिपेट्स रेगुलरली विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। पहले दिन जब उसने स्टार्ट किया तो 3000 पुशअप्स लगाया, दूसरे दिन उसने 5 इंक्रीज किया 3005 पुशअप्स लगाए, तीसरे दिन और 5 इंक्रीज किया। ये यहां पर बोल रहा है if on first day of practice he make 3000 push-ups and continue to practice regularly till his target is achieved, keeping the above situation in mind, answer the following questions। पहला दिया गया है यहाँ पर form a AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। पहले हम लोग AP बनाते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। देखो पहले दिन जब उसने स्टार्ट किया तो पहले दिन उसने 3000 पुशअप्स लगाए, फिर उसके बाद दूसरे दिन 5 इंक्रीज किया तो कितना हुआ 3005, तीसरे दिन और 5 इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 3010 एंड सो ऑन। उसको कितने का टारगेट वहां पर अचीव करना था 3900 का। ये है एपी मैंने बना दिया, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स, वो मैंने बना दिया, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टू अचीव हिज टारगेट। अब पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, मतलब यहां पर मुझे एन फाइंड करना है बच्चे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो ए है हमारे पास कितना 3000, डी है हमारे पास कितना 5, क्योंकि 5 पुशअप्स एक्स्ट्रा लगा रहा है वो रोज, एंड हमारे पास एन भी है बेटा 3900। क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है, ठीक है। पहले एन फाइंड करेंगे, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एन का, एन होता है बेटे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है हमारे पास कितना 3900 इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 3000 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 5। अब देखो 3000 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, डिवाइड करो 5 1 जा 5, 4 आया 5 8 जा 40, दैट मीन्स ये हुआ 180 एंड माइनस 1 इधर आएगा ऐड होगा, दैट मीन्स एन कितना आ रहा है 181 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज उसको कितने लगेंगे 181 डेज लगेंगे उसको टारगेट को अचीव करने के लिए। बट यहां पर क्या लिखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रैक्टिस, मिनिमम नंबर ऑफ
डेज टू प्रैक्टिस करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, देखो पहले दिन तो उसने 3000 पुशअप्स लगाए, उसके बाद उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो पहले दिन को छोड़ के टोटल नंबर ऑफ डेज कितना 181, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है। और इसमें से वो एक दिन, वो तो पहला दिन था, वो तो टारगेट था ना, पहले दिन तो वो चेक कर रहा था कितने पुशअप्स लगा रहा है, तो पहले दिन को मैं नहीं ऐड करूंगा। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रैक्टिस कितना लगेगा 180 डेज लगेगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया सब क्वेश्चन 1। अब सब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, पहले दिन 3000 लगाए, दूसरे दिन 3005, एंड टारगेट उसने अचीव किया कितने डेज में 181 डेज में। तो 181 डेज तक उसने टोटल कितने पुशअप्स लगाए वो फाइंड करना है। दैट मीन मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a1 प्लस an। तो ये हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू एन, हमारे पास कितना है, एन है हमारे पास 181, ये हो जाएगा 181/2 इन ब्रैकेट a1 है हमारे पास कितना 3000 प्लस an है हमारे पास कितना बच्चे 3900। ठीक है, अब इसको ऐड करो। सो बाय एडिंग इट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, उसके बाद कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। ये हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू 181/2 इंटू, अब देखो सो बाय एडिंग इट ये हो जाएगा बच्चे 6900, डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा हो जाएगा बच्चे 8, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे आया 0। दैट मीन्स एसएन इज इक्वल टू क्या 181 इंटू 3450। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3450 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 181 से, तो ये हो जाएगा 3450। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 4 इज द कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 हुआ, 3 कैरी आया बेटे, 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हुआ 27। अगेन कितना आएगा 3450, 3450 ऐड करो, 0 5 4 6 3 9 5 14 4 1 हाथ से 7 4 11 1 12 3 2 5 और 1 6, मतलब कितना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने आ रहे हैं बच्चे 6,24,450 पुशअप्स। कितने टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स वो लगाएगा 6,24,450 पुशअप्स। इतने पुशअप्स लगाने वाला है, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सैंपल पेपर। सेक्शन सी भी हमने कंप्लीट कर लिया, बी भी कंप्लीट कर लिया, ए आपने ऑलरेडी देख लिया है वीडियो ए वाली। उम्मीद करता हूं बेटे आज जो भी मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।